आज से 30 साल पहले दुबई की तस्वीर कुछ ऐसी थी, लेकिन आज इस गर्म रेगिस्तान की जगह बड़ी बड़ी इमारतें, विलास और सड़कों ने ले लिया है, जिसमें मेन मेड आइलैंड, विश्व की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, एक्वेरियम अंडर वाटर जू और इसके जैसी और भी नई नई संरचनाएं इसमें शामिल हैं, जिसने दुबई को एक टूरिस्ट बेस इकोनॉमी बना दिया है। लेकिन कैसे? आखिर कैसे दुबई ने एक बंजर रेगिस्तान को एक खूबसूरत शहर का शक्ल दिया, जिसे हर साल लाखों की भीड़ इस शहर के अद्भुत नमूनों को देखने आती है। तो बने रहिए हमारे साथ दुबई की फर्श से अर्श तक की कहानी सुनने के लिए। आज से 5000 साल पीछे चलें तो पता चलता है कि दुबई जहां आज स्थित है, वहां एक दलदली क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन 3000 ईसा पूर्व के आसपास यह दलदली क्षेत्र सूख गया और रहने योग्य हो गया। दुबई के बारे में पहला लिखित साक्ष्य 1095 में एक भूगोलवेता अबू उबैद अल्लाह की एक पुस्तक में मिलता है, जिसमें उन्होंने दुबई के कई स्थानों का वर्णन किया था। समुद्र तल से 16 मीटर ऊंचा और 4110 वर्ग किलोमीटर में फैले वर्तमान दुबई की नींव बानियास जनजाति ने रखा था, और आज भी इसी जनजाति के वंशज दुबई के राजगद्दी पे शासन करते हैं। 17वीं से 20वीं सदी के मध्य तक आजीविका चलाने के लिए इनका मुख्य कार्य मछली पकड़ना, समुद्र से मोती निकालना और नाव निर्माण इत्यादि के साथ साथ वस्त्र और मसाला बेचने वाले व्यापारियों के लिए आवास प्रदान करना था। लेकिन 1929 की विश्वव्यापी महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दुबई को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। फिर भी मछली पकड़ने और मोतियों के व्यापार ने दुबई के व्यापार को संभाल रखा था। लेकिन 1950 में जापान में आर्टिफिशियल पर्ल यानी कृत्रिम मोती के आविष्कार ने दुबई की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। 1958 में सईद बिन मखदूम बिन हसर अल मखदूम के मृत्यु के बाद शेख रशीद बिन सईद शासक बने। दुबई की कामयाबी के पीछे इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 1940 और 50 के दशक में अबू धाबी और दुबई के बीच खासा नहीं बनता था, और 1958 में अबू धाबी में तेल की खोज ने अबू धाबी के अर्थव्यवस्था को विस्तार दिया। लेकिन दुबई इस मामले में पीछे रहा। अपने पड़ोसी राज्य अबू धाबी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुबई के शासक शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम ने अपने बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए भारी भरकम कर्ज लिया और सन 1960 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया। कहा जाता है कि यह कर्ज दुबई के वार्षिक आय से भी कहीं ज़्यादा था। साल 1963 में दुबई क्रीक के ड्रेजिंग पर काम शुरू कर दिया गया। चूँकि दुबई क्रीक की प्राकृतिक लंबाई 14 किलोमीटर की थी, जो कि आधुनिक जहाज़ों के डॉकिंग के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए इसे 24 किलोमीटर तक बढ़ाया गया और यह काम सफल रहा। इस पर अब किसी भी प्रकार के जहाज़ों को डॉक किया जा सकता था। 1966 में दुबई को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी, वो थी तेल की खोज। दुबई के शेख ने बहुत जल्द ही तेल का शिपमेंट भी शुरू कर दिया। लेकिन एक एस्टीमेट के मुताबिक यह पता चला कि दुबई का तेल केवल 2016 तक ही चल पाएगा। अब शेख ने अपने थोड़े से तेल के साथ भविष्य में दुबई को टूरिस्ट बेस इकोनॉमी बनाने पर जोर दिया। इसी क्रम में 1979 में जॉन एंड हैरिसन पार्टनर द्वारा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का डिज़ाइन तैयार किया गया। इसे शेख रशीद टावर भी कहा जाता है। 26 फरवरी 1979 में एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तस्वीर आप 100 दिरहम के नोट पर भी देख सकते हैं। उसके बाद जबल अली पोर्ट को खोला गया, जो दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त बंदरगाह है। विश्व का 10% कंटेनर ट्रैफिक इसी बंदरगाह पर लगता है। 1985 में दुबई ने जबल अली फ्री जोन की स्थापना की। यहाँ कंपनी को 100% ओनरशिप और आयात निर्यात कर में आगामी 50 सालों के लिए छूट दे दिया गया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। 1985 में शाही परिवार द्वारा एमिरात एयरलाइंस की शुरुआत की गई, जिसकी पहली उड़ान दुबई से कराची और मुंबई के लिए थी। शेख रशीद बिन सईद के बाद शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम शासक बने। इनके बारे में क्या ही कहने। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one, not in the region, but in the world. इन्होंने पश्चिमी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इसमें पाम जुमेरा, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, अंडर वाटर जू, एक्वेरियम, फ्यूचर म्यूजियम, इसके जैसी और भी आकर्षक चीज़ इसमें शामिल हैं। तो ऐसे एक वीरान रेतीले शहर को एक आकर्षक शहर में बदल दिया गया। एक आश्चर्य की बात तो यह है
कि जहां आज से 30-40 साल पहले दुबई के ऑयल पर डिपेंडेंसी 50% से भी अधिक होती थी, वहीं आज ऑयल का दुबई की जीडीपी में 1% से भी कम का योगदान है। 7 अमीरातों में से एक दुबई की पुलिस एक सामान्य कार का इस्तेमाल के बजाय लैम्बोर्गिनी और बुगाटी जैसे कारों का इस्तेमाल करती है। यहाँ आप ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते तो चालान सीधे आपके अकाउंट से कट जाता है। कुल मिलाकर दुबई में वो सब कुछ है जिसके बारे में एक आम आदमी केवल सोच सकता है।